स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। ऑलमोस्ट सभी व्यक्तियों का हो गया होगा। मुझे तो लगता है कि जिसने कभी आशा नहीं की होगी उसका भी इस एग्जाम में हो गया है शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, कुछ वैकेंसीज इसमें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि आज सुबह दिन में बात हो रही थी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आरटीओ वाली जो वैकेंसीज हैं, तो कुछ लोग बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के भी इन वैकेंसीज के लिए आ रहे थे या बोल रहे थे कि ये वैकेंसीज अच्छी हैं। इस बार मुझे लगता है जूनियर असिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 5512। ठीक है, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है जो जारी किया है आयोग ने वही मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। 2022 के पेट स्कोर के आधार पर इसमें क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। कट ऑफ इतना ज़्यादा कम गया, भी कट ऑफ पर ही आते हैं सीधे। पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। 2,43,928। इतने स्टूडेंटों ने, मतलब इनको शॉर्टलिस्ट किया गया। इसका मतलब फॉर्म भी बहुत कम स्टूडेंटों ने डाला था। अब आते हैं सीधा कट ऑफ पर। कट ऑफ ये है अनारक्षित का 15.22, बहुत कम गया 15.22। अनुसूचित जाति का भी सेम गया है। जनजाति का 3.97, मतलब सभी को ले लिया है, जो भी पेट एग्जाम देने गया होगा उसको ले लिया है। ओबीसी का भी 15.22 और ईडब्ल्यूएस का भी। तो ये कट ऑफ ये गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह गया होगा जिसका नहीं हुआ हो। जो नॉर्मल थोड़ा सा भी अवेयर होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसके 2022 का जैसा पेपर आया था उस हिसाब से 30 से 40 मार्क्स तो किसी भी व्यक्ति के आ सकते थे। तो ये कट ऑफ की बात हो गई है। आप लोग सब लोग चेक कर लेना, सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया होगा यहाँ पे। इसका मतलब हर एक पर्सन एग्जाम दे सकते हैं। आज ही बात हो रही थी इस पर, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंटों ने बोला था कि सर जूनियर असिस्टेंट का बैच शुरू कीजिए। हमने एक पोल डाला था कि यूपी पुलिस के भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर यहाँ पे बैच शुरू कीजिए, और जूनियर असिस्टेंट के। फाइनली क्या हुआ, जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो हमें मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ बैच शुरू करने का मतलब ही है सिलेक्शन की एक प्रकार से गारंटी मिल जाती है। जो लोग भी बीपीओ बैच में पढ़ रहे होंगे, 1500 के लगभग स्टूडेंट हैं बीपीओ पेड बैच में, तो ऑलमोस्ट उनको ये आभास है कि 1000+ सिलेक्शन यहीं से होने वाले। ठीक है, इसके पहले वन दरोगा हमने चलाया था, वहाँ पे भी आप लोग देखोगे जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करो टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप जाओगे, पिन करके एक पीडीएफ पिन होगी, उसमें जो स्टूडेंटों के रिमार्क्स हैं जो उन्होंने गूगल फॉर्म भरा था, वहाँ पे देखोगे कि 450 स्टूडेंटों में से 250+ स्टूडेंटों ने बोला है कि उन्होंने जीएस रिवॉल्यूशन से पढ़ा है, जिनके टॉप मार्क्स हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद और क्या क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, उनका वेटेज क्या है, उन पर बात करेंगे। जीएस पूछी जाती है आपकी। जीएस में से इतिहास आ जाता है, भूगोल आ जाता है, पॉलिटी आ जाती है, अर्थव्यवस्था आ जाती है, बेसिक साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, एनवायरनमेंट। ये जीएस के सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो हैं। 20 नंबर की जीएस आती है। कहीं कहीं जनरल जीके भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, जनरल नॉलेज, कहीं कहीं जीएस, क्योंकि जब आपकी स्टैटिक चीज़ें आती हैं तो लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। आपको ये लेके चलना है जिस प्रकार से पिछला एग्जाम हुआ था, आपसे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आपने गहराई से पढ़ा हो। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका, ये है 20 नंबर का। दूसरा हिंदी ज्ञान तथा लेखन क्षमता 30 नंबर का है हिंदी का। फिर कंप्यूटर 15 मार्क्स का। यूपी का सामान्य ज्ञान है आपका 20 मार्क्स का, और रीजनिंग है 15 मार्क्स की। टोटल 100 मार्क्स के पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी जानकारी सभी के पास होगी। ठीक, अब चलते हैं हम कि परीक्षा पैटर्न पिछली बार क्या रहा था आपका। पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी डीपली पूछे गए थे। ऑलमोस्ट अगर 20 जीएस के क्वेश्चन थे तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन वो थे जो इजीली डुएबल थे ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से आ गए। ठीक है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन अब
किसी भी आयोग की वो हो गई कि रिपीटेड वन लाइनर्स क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। हिंदी आसान था लोगों को करना, हिंदी करके आ गए थे, रीजनिंग करके आ गए थे, यूपी जीके से भी थोड़े टफ आए थे और कंप्यूटर से थोड़े से मतलब मीडियम साइज का था। इसीलिए आपने देखा होगा कट ऑफ इसका 48 गया है, जो जूनियर असिस्टेंट आपकी 1200 वैकेंसी वाली थी। ठीक है, तो अब क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप टॉप क्लास तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें। जो लूसेंट वगैरह रट के चले आते हैं तो 8 से 10 मार्क्स तो ले आते हैं, लेकिन अगर आपको एज लेना है कि 18 नंबर का आप करके आओ, 17 नंबर सही करके आओ 20 में से, तो आपको गहराई से पढ़ना होगा। अब चूंकि बहुत से स्टूडेंटों का ये भी कहना था कि सर जब जीएस करा ही रहे हो तो जीएस का वो लेवल कराइए कि हम यूपी पीसीएस भी दे पाएं, आरओ भी दे पाएं। तो ध्यान रखो, ये जो बैच शुरू होगा उसमें आपकी जीएस का लेवल यूपी पीसीएस लेवल से ऊपर रहेगा। इसका एक कतई मतलब नहीं हुआ कि कंटेंट बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, वो चीज़ आप हम पर छोड़ दीजिए। कंटेंट आपके लिए जो होता है ना प्रिसाइज ही रहेगा, संक्षिप्त में रहेगा, बट उसका जो लेवल रहेगा, जो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी वो रहेंगी कि यूपी पीसीएस का कोई बंदा जो बार बार प्रीलिम्स निकालता है, जब आपने तरीके से पढ़ लिया तो वो व्यक्ति भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ये मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ। बट तरीके से जो बीपीओ में या वन दरोगा में आप लोगों ने इंटेंट दिखाया पढ़ने का, सेम यहाँ पे दिखाना है। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई महीने। जीएस में फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आए होगे जूनियर असिस्टेंट बनने, आप आरओ यूपी पीसीएस दे के आओगे, थोड़ा करंट पढ़ के आप देखोगे आपके टॉप क्लास मार्क्स आ गए। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज, चूंकि अब हम जीएस इतनी डीपली क्यों कराएंगे, देखो जो बीपीओ का बैच था इसके लिए रिकॉर्ड क्लास की थी हमने, किसकी, यूपी जीके की और कंप्यूटर की। नए पैटर्न के हिसाब से की है, यूपी जीके और कंप्यूटर में ऑलमोस्ट उस लेवल तक करा दिया गया कि कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्यूटर में आप जो क्लास कंटेंट है प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज वो कवर कर लोगे, थोड़ा बहुत और जरूरी होगा तो वो कर देंगे, तो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। एक क्लासेज हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं अभी हाल की। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे टाइम बच जाएगा यूपी जीके और कंप्यूटर में, तो हम पूरा फोकस किस पे करेंगे आपका, हम करेंगे जीएस पर। कि जीएस पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपका एक वो लेवल आ जाए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन लोगों को थोड़ा भी शक है, स्टार्टिंग की 2-3 क्लास देख लेना, क्लासेज यूट्यूब पर ही मिलेंगी अभी फिलहाल में, तो आप 2-3 क्लास देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कितने भी घटना चक्र सॉल्व करते रहना, कितनी भी बुक पढ़ते रहना, ये जो क्लासेज आएंगी ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं कि यूपी जीके जैसा बोला, कंप्यूटर यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा, तो हम क्या सबसे पहले जीके और जीएस, जो भी जिसको जो बोलता हो, ये करेंगे। जीएस में सारे सब्जेक्ट आपके कौन कौन से, हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, फिर पॉलिटी पे आ जाएंगे, फिर ज्योग्राफी। ये 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इन 3 सब्जेक्ट से भी किसी भी एग्जाम में 70% क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से ही आ जाते हैं। मीन 70% किसका, जीएस का पोर्शन। अगर जीएस आपका 100 नंबर का है तो 70 नंबर का इन तीनों से ही कवर होता है आज की डेट में किसी भी एग्जाम में, तो मेजर पोर्शन यही कवर कर देते हैं। फिर आ जाएंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है आपका, इकोनॉमिक्स अक्सर आजकल फैक्चुअल पूछा जा रहा है। और फिर बेसिक साइंस। इस तैयारी के साथ साथ एक चीज और कराएंगे कि पिछली बार करंट के क्वेश्चंस ने आपको थोड़ा बहुत जिस तरीके से होता है ना चौंकाया था, वो अब यहाँ नहीं होगा, क्योंकि करंट भी यहीं पे कराया जाएगा। जब आपका एग्जाम होगा, जो भी करंट जितना डीपली जाना है, जैसे पूछे गए थे ना इस बार ग्रेट इंडियन वेस्टर्न वाले क्षेत्र पूछे गए थे, जो साउथ का कोई लेखक था जिसे जो पुरस्कार मिला था, तो ऐसी चीजें आर्ट एंड कल्चर की और जो इससे रिलेटेड करंट है वो भी आपका कराया जाएगा। ठीक है, अब सीधा हम आ जाते हैं, एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि इतिहास से जब हम शुरू करेंगे तो क्या कराया जाएगा, टॉपिक वाइज इतिहास से हम कैसे चलेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इतिहास शुरू करते हैं तो 3 पार्ट हैं, आपको पता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी आती नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स में भी नहीं आती है, मेंस में आती है यूपीएससी। ठीक है,
तो ये 3 है आपके। प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत में जैसे प्रागैतिहासिक काल, इसको नोट कर लेना ध्यान से। आज से ही आपकी क्लासेस शुरू हो गई, क्योंकि ये 13-14 पेज की पीडीएफ है। ये सारे टॉपिक आपके अंदर होने चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री से, जैसा मैंने बोला, शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में प्राचीन भारत के टॉपिक देख लो। तो आपने पढ़ा होगा पाषाण काल, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक मतलब इतिहास के पहले का, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है। वहीं से शुरू करेंगे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। इनके जो जो साक्ष्य जहां से मिला है, जो जो इनके स्थान है, वो सारे आपके यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। देन फिर आ जाएंगे हम महापाषाण संस्कृति। ये संस्कृति कहाँ थी? साउथ में। महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थर, कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी आपकी। अब ये नहीं कि इस पे आपको मेंस की तरह आंसर वगैरह कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग नहीं। प्रीलिम्स में जो जो आ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगे। उसके पीछे एक स्टोरी होगी, एक समझ होगी। ठीक है, फिर ताम्रपाषाण काल और मध्यभांड। जो जो मध्यभांड मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, NBPW आपने देखा होगा, है ना। ये सारे मध्यभांड कहाँ कहाँ से क्या क्या मिले। अगला आएंगे प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब इतिहास के क्या क्या स्रोत होते हैं? सबसे पहले तो पुरातात्विक होते हैं, जो खुदाई से मिलते हैं, और दूसरे होते हैं साहित्यिक। दोनों कराएंगे, इसमें सारी आपकी पुस्तकें आ जाएंगी, पुराण आ जाएंगे, और सारी चीजें जो भी आप पढ़ते हो वैदिक काल के, वो सब आ जाएंगे। देन हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी जानकारी, क्या थी, कैसी सभ्यता थी, नगरी थी, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला, काफी डिटेल में इन डेप्थ जाएंगे। फिर वैदिक संस्कृति। प्राचीन भारत में धर्मों का उदय, आपको पता होगा कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व, क्या हुआ था? महाजनपद बन गए थे, जनपद मिलके बड़े बन गए थे महाजनपद। तो यहीं पे एक श्रमण परंपरा चल रही थी, जिसमें कई धर्मों का उदय हुआ, जैन, बौद्ध धर्म और बहुत सारे आजीवक संप्रदाय वगैरह। तो उनको जानेंगे। एक स्टोरी, देखो स्टोरी पूरी बात होगी, जो मैं मौखिक बोलूंगा वो आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। लिखित में आपके पास वही होगा जो आपके एमसीक्यूज के लिए काम आएगा। तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेगी, याद रखने में हेल्प होगी, और दूसरा सारे फैक्ट होंगे। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और यहाँ पे सारे संप्रदाय आ जाएंगे, आजीवक संप्रदाय वगैरह, और जो भी नियतिवादी वगैरह थे। ठीक है, फिर भागवत धर्म, शैव धर्म, फिर 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, विदेशी आक्रमण हुए हैं यहाँ पे, वो देखेंगे, ईरानी और यूनानी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि नॉर्मल पेपर तो हर व्यक्ति करके आता है, लेकिन 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। हिस्ट्री आपका सबसे लेंदी विषय है। अगर किसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा समय लगेगा वो हिस्ट्री होगा। हो सकता है इसमें 25 दिन लगें, 30 दिन लगें, लेकिन उसके बाद पॉलिटी में आपके 15 दिन लगने हैं, ज्योग्राफी में आपके 15 दिन लगने हैं, बाकी सब्जेक्ट में 10-10 दिन लगने हैं। इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाने। ठीक है, फिर आप देखोगे मौर्य साम्राज्य। तो इनकी जानकारी के स्रोत, कौटिल्य की अर्थशास्त्र आपने सुना होगा, मुद्रा राक्षस सुने होंगे, वो सब बात होगी। मौर्यों का राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे आप बोलोगे अर्थव्यवस्था का आपको क्या लेना देना, पाटलिपुत्र के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर चीज आपने सुनी होनी चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, अशोक के सारे अभिलेख। फिर मौर्योत्तर काल में देखेंगे कौन कौन से वंश हैं, शुंग वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक, कुषाण, पहलव भी इसमें आएगा। ठीक है, पार्थियन है पहलव। फिर कलिंग में एक राजा था, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पर बात होगी। और मौर्योत्तर कालीन समाज और प्रशासन। ऐसे ही फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हूणों का आक्रमण, क्षेत्रीय राजवंश, थानेश्वर के पुष्पभूति, हर्षवर्धन, त्रिपक्षी संघ। ये टॉपिक बता रहे। सब टॉपिक्स में जितनी ज्यादा जरूरत होगी, जिस जिस चीज की, हर एक चीज पर बात होगी। फिर दक्षिण के संगम काल, यहाँ पे एंशियंट वाला आपकी चीजें खत्म हुई, लेकिन एंशियंट के अंदर ही आता है एक पूर्व मध्यकाल, 800 से 1200 ईस्वी तक, क्योंकि मध्यकाल आपका 1200 ईस्वी में शुरू होता है। तो पूर्व मध्यकाल के भी बहुत सारे वंश देखने हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि राजपूत काल, गुर्जर, प्रतिहार, गहड़वाल, चौहान, चंदेल, चालुक, मालवा के परमार, पाल वंश।
फिर सेन वंश, कलचुरी वंश, शाही वंश और कश्मीर के राजवंश। फिर दक्षिण भारत के कुछ राजवंश हैं, वाकाटक, कांची के पल्लव, इसमें मैचिंग में दे देते हैं कहाँ कौन था, तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो तो वो याद या रटना नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। वातापी, कल्याणी, बेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, चोल साम्राज्य और दक्षिण भारतीय साहित्य। पूरा साहित्य जितनी भी बुक्स थी आपने सुना होगा, थिरुकुरल, थिरुवल्लुवर, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, ये सब पूछे जाते हैं किसने लिखी हैं ये बुकें। फिर कलाएं, स्थापत्य कला, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति कला, प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र, प्राचीन भारतीय दर्शन, मापतौल और प्राचीन भारतीय रचनाएं। इस तरीके से आपकी एंशियंट खत्म होगी। अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि एंशियंट हम कैसे कराने वाले हैं। अगर हमने यहाँ पे बोला है कि यूपीपीसीएस लेवल प्लस होगा, उससे ऊपर जाएंगे हम तो बिल्कुल जाएंगे। हर एक क्लास के साथ आपका एक लेवल आता जाएगा। अब चूंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देना है, इतना क्यों पढ़ें, ध्यान रखो जब आप डिटेल में पढ़ते हो ना तो मेहनत आसान हो जाती है। जब आपको एक बैक करने के लिए एक स्टोरी होती है ना तो आपको हर चीज़ रटनी नहीं पड़ती है। बहुत आसान है पढ़ाई जब आप डिटेल में पढ़ते हो, और जब टाइम लाइन जो आपको समय मिला है उसके अंदर अगर कराई जा रही तो बिल्कुल आप यहाँ पे चूकना मत। जो पेड बैच होगा या जो भी बीपीओ का बैच है, यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, तुरंत एक माहौल बन जाता है। जब माहौल बनता है तो हर व्यक्ति पढ़ने लगता है। प्लस क्लास का भी हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डे पर क्लास रखेंगे। मीन्स एक दिन क्लास होगी, अगले दिन आपको उसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उस टॉपिक के, क्लास भी अच्छी खासी होगी, 15 से 20 पेज की क्लास होगी, जो भी क्लास होगी, ठीक है। अब अगले दिन आपको क्या कराएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी कि घटना चक्र। घटना चक्र में या जहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे गए, आप लोगों को ग्रुप में बोला जाएगा, वो आप सॉल्व करोगे। तो दो तरीके से तैयारी, एक तो यहाँ पे अपने आप में बहुत लेवल अप है, तैयारी हो रही, दूसरा आपने घटना चक्र सॉल्व कर लिया। ऐसे ही करके अगली क्लास फिर सेम चीज करोगे, और जब आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हुआ तो हम क्या एक फुल टेस्ट ले लेंगे और अगले सब्जेक्ट पे मूव कर जाएंगे। जो मैंने बोला है कि मेजर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, ये 3 आपने पढ़ लिए तो बाकी सब्जेक्ट में मुश्किल से 10 दिन नहीं लगने, 15 दिन बड़े आराम से होता है, क्योंकि वो सब फैक्चुअल है। हल्की सी जानकारी दे दी कॉन्सेप्ट की, बाकी सारा फैक्चुअल है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सेम देखो मिडाइवल का है, पूरा लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग, एक एक टॉपिक पर बात होगी। इसकी पीडीएफ सारे ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। सारे वंशों पे, उनकी स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य, शब्दावलियाँ जो होती है ना, मध्यकाल की बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, सन्निदाता कौन था, है ना, इस प्रकार से। फिर सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, फिर सिख धर्म, इसके बाद मध्यकाल के प्रांतीय राजवंश, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, जौनपुर, मालवा, गुजरात, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में भी यहाँ से बहुत सारे जो आए हैं ना आपके यात्री, विदेशी यात्री, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। डोमिंगो पेस कहाँ से आया, अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया, नूनी किसके उसमें आया था, इन सब पे बात होगी। है कृष्णदेव राय के शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर बात होगी। फिर मुगल साम्राज्य में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इन पे बात होगी। देन मराठाओं पे बात होगी। जैसा मैंने बोला कि लेवल यूपीपीसीएस अप जाएगा तो टॉपिक हिस्ट्री और पॉलिटी, इन दो में तो कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ज्योग्राफी आपकी फैक्चुअल आती है तो ज्योग्राफी में फैक्चुअल ज्योग्राफी पर बात होगी, ठीक है। शिवाजी एवं उनका प्रशासन वगैरह ये सब, ठीक। अब मध्यकाल की और चीज़ें क्या है, मध्यकालीन सारे विदेशी यात्री, उनकी रचनाएं, प्रमुख ऐतिहासिक नगर एवं विशेषताएं, बंदरगाह, ऐतिहासिक व्यक्ति नाम और उनके उपनाम, प्रमुख रचनाएं। अब जब हैंड रिटन फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में, एक कॉपी में आ जाएंगी, और इसके साथ में आप घटना चक्र सॉल्व करते रहोगे। इसीलिए जो लोग भी सिंसियर हैं, शुरुआत से ही आप लोग बिल्कुल मेहनत करना शुरू कर देना। जिन्होंने स्टार्टिंग के 10 दिन चीज़ें ग्रैब कर ली और वहाँ पे एक स्थान बना लिया, वो क्लास के लास्ट तक वही रह जाते हैं, मीन्स अच्छा ही करते रह जाते हैं, क्योंकि उनका नाम हाईलाइटेड हो जाता है और उन पे हमेशा ही पढ़ने का दबाव आता है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर क्या ये जूनियर असिस्टेंट के लिए या कोई और बैच के लिए आता है, तो ध्यान रखो, जहाँ पे भी आपकी जीएस आ रही होगी, हिंदी आ रही होगी,
आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना। कोई भी कहीं पे हो, आप केवल अपना सिलेबस देखो। जीएस में ये बदल नहीं जाएगा, मध्यकालीन विदेशी यात्री से क्वेश्चन आएंगे तो वही सेम आएंगे। ठीक है, तो जिसका भी सिलेबस मैच कर रहा है आप ये बैच ज्वाइन कर लेना, आंख बंद करके पढ़ाई करना तरीके से। आप देखोगे कि 2 महीने बाद वो लेवल आ गया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं आधुनिक भारत। चूंकि हमने एक पोल कराया था, पोल में पूछा था कि स्टार्ट किससे करें, तो मैक्सिमम लोगों ने आधुनिक भारत पे बात की है। जीएस रिवॉल्यूशन ग्रुप सर्च करना टेलीग्राम पे, जीएस रिवॉल्यूशन, उसमें पोल पड़ा है, आप लोग भी कर सकते हो मैसेज। कुछ लोगों ने एंशियंट को भी बोला है, जिसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट बोलेंगे वहीं से हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आधुनिक भारत में देख लो टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, अभी केवल देख लो, क्योंकि ये सेम पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। इन सारे टॉपिक्स पर बात होगी। आधुनिक भारत, सारे समाचार पत्र, सारे गवर्नर जनरल, उनके समय में क्या क्या काल हुए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। अब लोग बोलेंगे आर्थिक नीतियां क्या हैं? आर्थिक नीतियां हैं जो जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कब शुरू हुई थी, किसके शासनकाल में शुरू हुई थी और किसने लागू किया था, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कई कंपनियों की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में। 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, है ना, जूट मिल, कपास मिल वगैरह, तो ये सब आर्थिक नीतियों में आ जाएगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सारे विद्रोह आ जाएंगे आपके। किसान, मजदूर और साम्यवादी आंदोलन तक भी आप पढ़ोगे। राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन, ये मेन चीज़ है। राष्ट्रवाद का उदय कैसे होगा? जैसे ही धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आपके खत्म होंगे, लोगों में राजनीतिक चेतना जागेगी और एक राष्ट्रवाद वाली फीलिंग आएगी। कुछ लोगों को तो अभी राष्ट्रवाद का अर्थ भी नहीं पता होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है, नेशनलिज्म है क्या, वो वहां जाके ही पता चलेगा। ठीक है, फिर कांग्रेस, पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना। उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद क्या था? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, भगत सिंह वगैरह जो लोग करते थे। ठीक है, उस पर बात होगी। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले मिंटो सुधार, कामागाटा मारू, होम रूल, ये सारे हैं टॉपिक, आप लोग देख लेना। अब सीधा आते हैं हम, ये सारे आपके मॉडर्न के टॉपिक्स हैं। ठीक है, लास्ट में हम इंडिया को स्वतंत्र करा के छोड़ेंगे, तो यहाँ पे इंडिया क्या होगी? स्वतंत्र। इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास कब से शुरू हुआ? 1773 में पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। जब इन्होंने क्या जीत लिया? पलासी और बक्सर जीत लिया, तो कंपनी और अंग्रेजों के मध्य संबंधों, उनकी ब्रिटिश संसद के मध्य संबंधों को परिभाषित करना था, तो पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो वहीं से शुरुआत करेंगे, 1773, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 93 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1813 का, फिर 1833 का, 53 का, है ना, फिर 61 का। इस तरीके से हम चलेंगे और लास्ट में 1935 और फिर भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम एक्ट आया 1947, इस पे बात होगी। भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रमुख नेता हैं, इनसे क्वेश्चंस आजकल बनने लगे हैं, तो इन पे बात करेंगे। कांग्रेस के सभी अधिवेशन और संविधान सभा और संविधान निर्माण, यहाँ तक आपकी मॉडर्न होगी और यहाँ पे आपकी हिस्ट्री क्या हो जाएगी? खत्म। ऐसे ही हम पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी शुरू करेंगे तो सबसे पहले संविधान सभा, उसका गठन 389 मेंबर्स, फिर जब पाकिस्तान बन जाएगा तो 299 मेंबर्स, अंतरिम सरकार, संविधान सभा की सारी समितियां, किस डेट में क्या हुआ, 9 दिसंबर से पहली बैठक से लेकर लास्ट बैठक तक होगी 24 जनवरी 1950 तक जाएंगे। फिर प्रस्तावना आ जाएगा। प्रस्तावना पे कुछ केसेस की बात करनी होगी, तो केसेस की बात करेंगे, बेरूवारी, संघवाद, है ना, शंकरी प्रसादवाद, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद प्रस्तावना के बाद आपका क्या होगा? भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे। मूल अधिकार, है ना, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य वगैरह, बहुत इन डेप्थ कराएंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में भी ऐसी चीज़ें होंगी कि फिर कोई भी एग्जाम देते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हिंदी का, हिंदी भी ऐसे ही कराएंगे, हिंदी के सारे टॉपिक उठा लिए जाएंगे। 30 टॉपिक्स हमने चूज कर लिए हिंदी के, उन पे बात होगी। ये सारे टॉपिक्स हैं। और हिंदी भी कैसे कराएंगे कि एक टॉपिक, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, एग्जाम्पल और उस पर एमसीक्यूज, उस टॉपिक पर, हर टॉपिक पर एमसीक्यूज। इस तरीके से हिंदी के प्रति हमारा अप्रोच रहेगा। ये सारे हिंदी के टॉपिक्स हैं।
कुछ और जोड़ने पड़े तो इसमें जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारे पत्र वगैरह इतने अच्छे से करा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, है ना, सर्कुलर। ये तो हो गई कि कैसे हमारा अप्रोच रहने वाला है सिलेबस के प्रति। अब आते हैं बैच प्लान कि क्या होगा बैच का प्लान। तो देखो, जीएस, फिर मैं बोल रहा हूँ, जीएस आपकी यूपी पीसीएस लेवल तक की होगी, यूपी पीसीएस प्लस लेवल की, इससे ऊपर जीएस एक बार आपने तरीके से कर ली। यूपी जीके प्लस कंप्यूटर ऑलरेडी इन डेप्थ विद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमारी कवर है। जैसे ही टाइम मिलेगा जहाँ पे आपको बताना होगा साथ में उसको कवर करते जाना। तो फिर लास्ट में आपको क्या बचेगा, हिंदी प्लस रीजनिंग। हिंदी आपकी 15 दिन की है और रीजनिंग आपकी 5 से 7 दिन की है। यहाँ पे काम आपका हो जाएगा खत्म। एग्जाम किसी भी हालत में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम अगस्त के पहले नहीं होगा, क्योंकि जून लास्ट और जुलाई में तो बीपीओ का ये बोल रहे हैं, तो अगस्त के पहले ये नहीं होगा। तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। इस बीच में अगर आपकी तैयारी टॉप क्लास हो गई, आपने केवल मेहनत करनी है, यहाँ से तो हो जानी है, तो क्या होगा कि आप आरओ यारो अगर आपने फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छे से दे पाओगे। और अगर तरीके से पढ़ लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ मेहनत कर ली केवल, तो ध्यान रखना यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रीलिम्स भी आप निकाल के बैठ जाओगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स भी दोगे, वहाँ पे भी अगर चांसेस बने तो ये भी निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इनका तो मेंस दोगे ही दोगे, साथ में इनके भी मेंस की व्यवस्था कर लोगे। ठीक, सब्जेक्ट वाइज जीएस कवर की जाएगी। अल्टरनेट डे पर एक क्लास आएगी और क्लास का वॉल्यूम वही होगा, 15 से 18 या 20 पेज की एक सिंगल क्लास होगी। तो एक क्लास में काफ़ी कुछ कराया जाएगा, बड़े आराम से कराया जाएगा, एक एक चीज़ समझाते हुए कराया जाएगा, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। अब इसके बाद जैसे आज क्लास हुई तो कल क्या होगा, रिवीजन होगा। रिवीजन आपको करना है सुबह में, और शाम में उस पर घटना चक्र लगाना है सभी लोगों को। घटना चक्र लगाने के बाद कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो वो आपका जो क्लास नोट है उसी में नोट कर लेना है। फिर अगले दिन फिर क्लास आएगी, उसके नेक्स्ट डे सेम चीज़ रिपीट करनी है। जब आपका सब्जेक्ट पूरा फिनिश हो जाएगा तो क्या होगा, फुल सब्जेक्ट पर आपका टेस्ट होगा, पूरे सब्जेक्ट का, और फिर मूव ऑन कर जाएंगे अगले सब्जेक्ट पे। किसी व्यक्ति ने कुछ भी ना किया हो, केवल पॉलिटी और ये हिस्ट्री खत्म कर लेना आप। छोटे एग्जाम में तो यही 2 सब्जेक्ट ही मेजर पोर्शन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हुई, केवल पॉलिटी और हिस्ट्री करके जाना, तो मैक्सिमम एग्जामों में जो आपके अभी मार्क्स आ रहे हैं 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे यहाँ का कल्चर है, टास्क देना, वैल्यू एडिशन कराना, ये शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। 4-5 क्लासेज होने के बाद ये पूरा काम ऐसे शुरू होगा कि नेक्स्ट 2 मंथ आप लोगों को कुछ और कहीं इधर उधर भटकने नहीं दिया जाएगा, यहीं पे फोकस करोगे। और इन 2 महीने में 3 से 4 सब्जेक्ट आपके जीएस के मेजर सब्जेक्ट फिनिश हो जाने चाहिए। ये चीज़ें हो गई तो बस यहाँ से आपकी लाइफ बन जाएगी। इसी नोट को रखना, जहाँ पे जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे इसी को रिवाइज करना, और कोई भी एग्ज़ाम में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ करंट आपको नया पढ़ना पड़ेगा हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जैसा बोला है कि हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, उसके बाद ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे। इकोनॉमी, जैसा मैंने बोला कि इकोनॉमी तो जीएस रेवोल्यूशन चैनल पे भी एक वीडियो पड़ा है कॉन्सेप्चुअल, जितने भी मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हैं वहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या है मौद्रिक नीति, क्या है सीआरआर, क्या है रेपो रेट, क्या है रिवर्स रेपो रेट, क्या है ना, ये पीएन नोट्स क्या हैं, कैसे शेयर मार्केट में लेन देन, हर एक चीज़ पे बात हुई है। मजदूरी क्या होती है, आकलन कैसा होता है, निर्धनता क्या होती है, निर्धनता पे समितियां वगैरह, जितने इंडेक्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले तो लोगों को अर्थशास्त्र ही नहीं पता होती है, तो अर्थशास्त्र समझोगे होती क्या है। फिर अर्थशास्त्र के अलग अलग क्षेत्र पढ़ोगे, मांग पूर्ति क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो एक ही वीडियो से क्लियर हो जानी है आपकी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बजट के प्रकार कैसे बनता है, क्या नहीं है। और फिर थ्योरेटिकली फैक्चुअल चीज़ें जो आपकी हैं, वो आपका डेटा क्या आता है, बजट से, आर्थिक सर्वे से और कुछ करंट से। सेम एनवायरनमेंट और साइंस पे काम होगा। तो यहाँ पे आपकी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। जीएस के बाद हिंदी पे आएंगे, जैसा मैंने बोला। कंप्यूटर और यूपी जीके हमारी बहुत अच्छे से हो रखी है विद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज।
वो वीडियो जिन्हें नहीं मिले उन्हें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में बचेगी रीजनिंग, तो सबसे लास्ट में हम रीजनिंग पे काम करेंगे। रीजनिंग 4 से 5 दिन की है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 15 मार्क्स की ही आती है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। ठीक है, अब आते हैं बैच क्या है। तो ये बैच है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पेड बैच अगर आप ज्वाइन करते हो सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और रिवीजन प्रोग्राम में आप शुरुआत से ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, टास्क में पार्टिसिपेट कर पाओगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज जो आएंगी वो आपको मिल जाएंगी, बाद में आपके फुल टेस्ट होंगे, इसके पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो एक आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती हैं वो दूर होती रहती हैं, और भी आपको एक बांध के रखा जाता है। ठीक है, बैच फीस, देखो आज हमने बैच फीस पर भी सर्वे कराया था, बहुत से स्टूडेंटों का कहना था कि सर आप फीस बढ़ा दीजिए, क्योंकि जीएस अगर आप उस लेवल की कराओगे तो फीस बढ़ के होनी चाहिए। तो मेरा सिंपल सा मानना ये है कि चूंकि अभी बहुत से स्टूडेंटों को जो सिंसियर हैं पता नहीं है, वो बेवकूफ़ बनते रहते हैं, इधर उधर बहुत सारे कोचिंग वाले उनसे अच्छा खासा पैसा ले देते हैं, और फिर दूसरी जगह वो हिम्मत नहीं कर पाते। ठीक है, प्लस जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मौका देने के लिए पहले 500 स्टूडेंट जो हैं उनके लिए हमने फीस वही रखी है जो पहले थी 299, इसके बाद इसको बढ़ा के 399 कर दिया जाएगा 500 स्टूडेंटों के बाद। ठीक है, फीस क्या करना है आपको, फीस आपको फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे आप पे कर सकते हो, नंबर ये है, इस पे करना है, नेम चेक कर लेना। ये बैच आज से ही आप लोग ले सकते हो, क्लासेज आपकी 18 तारीख से शुरू होंगी, 18 मार्च से क्लास शुरू हो जाएगी शाम में। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपने फ़ी पे की उसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी नंबर पर भेज देना है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। बैच मीन्स बैच में अगर आपको एंट्री चाहिए तो आज से ही आप ले पाओगे, अभी से जो भी स्क्रीनशॉट जो भी चीज़ें आती रहेंगी उसी हिसाब से आपको जोड़ते रहेंगे। 18 से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 4-5 जैसे ही क्लासेज ख़त्म होंगी उसके बाद तुरंत टास्क वगैरह रिवीजन चीज़ें शुरू हो जाएंगी। मीन्स ऐसा होगा कि दिन भर कहीं ना कहीं वही चीज़ें आप दोहराते रहोगे तो इतने मजबूत हो जाओगे कि इन सब्जेक्टों में जिन्हें आप महारथी समझते हो वो लोग भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ जीएस रिवॉल्यूशन की यही है कि यहाँ दिन भर माहौल रहता है, हर एक चीज़ को इतनी बार रिपीट करा दिया जाता है, इतनी बार रिपीट करा दिया जाता है कि वो चीज़ इतनी आसान लगने लगती है जो बाकियों के लिए बहुत टफ है। तो ये माहौल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ाई करोगे, फीस तो कुछ नहीं है, जीएस जो आपको जिस लेवल की दे रहे हैं, ध्यान रखना जो यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की भी तैयारी करने जाते हैं ना, तो 1-2 साल में उनको भी उन चीज़ों की हवा नहीं लगती है, 2-4 स्टूडेंटों को छोड़ दो हज़ारों में, सेम चीज़ आप लोगों के साथ होगा। अब आप लोग बताइए, जिसकी जो भी क्वेरी है 1 बाय 1 करके बोल सकते हो। आपका किसी का कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखना अगर आपके एग्जाम में जीएस आ रही है, हिंदी आ रही है, यूपी जीके आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, तो यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस तक अगर जीएस आ रही है तो ये यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, हिंदी, यूपी जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये चीज़ें अगर कॉमन हैं आपके एग्जाम में, आप इस बैच से जुड़ सकते हो, आपकी वो सारी चीज़ें उस लेवल तक तैयार करा दी जाएंगी कि उससे बाहर नहीं जाएगा। अभी बताइए, जैसा मैंने बोला कि सेपरेट ये बैच टारगेट किसे करेगा, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम को। जीएस का जो हम लेवल रखेंगे वो रखेंगे यूपी पीसीएस प्लस। ठीक है, अब आप लोग अपने हिसाब से देख लो, आपका जो जो चीज़ें मैच कर रही हैं वो अगर सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, किसी और सब्जेक्ट या किसी और एग्जाम का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जो लोग भी आर ओ ए आर ओ पीसीएस की बात कर रहे हैं, फिर मैंने बोला कि आर ओ ए आर ओ अगर आपको एग्जाम देना है 4-6 क्लासेज ही देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आर ओ ए आर ओ यूपी पीसीएस लेवल से हम 1 पॉइंट अप जाएंगे जीएस में। और आर ओ ए आर ओ में क्या है, आर ओ ए आर ओ में आपका जीएस हो गया पूरा, साथ में हिंदी हो गई, तो आर ओ ए आर ओ पूरा कवर हो गया। वो 2 चीज़ें यहाँ कवर होनी है। और किसी की कोई क्वेरी? बैच लेने के लिए मैंने बता दिया कि बैच के लिए आपको
एक तो ये देख लीजिए कैसे बैच लेना है, ये फीस है, बैच फीस, ये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है इस नंबर पर, ठीक है। दूसरा, हर कोई भी वीडियो आप ओपन करोगे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बैच के बारे में जानकारी होती है। जिसने जूनियर असिस्टेंट 5700 करके एक बैच था वो लिया होगा, उसको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा जिसको भी जो पढ़ना है ये नया बैच आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेनली टारगेटेड बैच जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए। बीईओ, बीईओ एग्जाम जिसको देखना मतलब देना है, खंड शिक्षा अधिकारी वाला, अगर जीएस आती है तो बिल्कुल पूरा फायदा मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करनी होगी जब बड़े एग्जाम की सोच रहे हो, आरओ की, यूपी पीसीएस की, तो इतना तो आपको मैच करना होगा कि अगर सिलेबस में जीएस है और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे वो हैं तो बिल्कुल ये पूरी तरह से काम आएगा, यही बैच ये पूर्ण हो जाएगा। और किसी की कोई क्वेरी? हाँ, पेड बैच में क्लास आप कभी भी देख सकते हो, लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी जो हमेशा पड़ी रहेंगी। यूपी जीके और कंप्यूटर, अगर आप बीपीओ बैच में हो तो आपको समझ में आ जाएगा, और भी अभी काम वहाँ पे होगा। तो यूपी जीके और कंप्यूटर ऑलरेडी हमने उस लेवल का करा दिया है कि उससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। जैसे ही फुल टेस्ट हो जाएंगे, कुछ और टेस्ट होंगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। और किसी की कोई क्वेरी? चलिए ठीक है, तो इस सेशन को हम एंड करते हैं। आप लोग आराम से ज्वाइन कीजिए, जो भी आसपास के फैमिली फ्रेंड हैं बिल्कुल उन तक इन्फॉर्मेशन भेजिए। फीस एकदम नॉमिनल रखी है, जो लोग भी जुड़ जाएंगे एक माहौल बन जाएगा शुरुआत से, फिर समझ लेना आप लोगों को यूपी पीसीएस तक कोई नहीं रोकेगा। ओके, थैंक यू।